किस्मत ने साथ दिया और मुझे लगभग 1 डेढ़ महीने में ही बड़ी फिल्म मिल गई राजश्री प्रोडक्शन की, प्रेम रतन धन पायो, जिसमें सलमान भाई का मैं फ्रेंड बना हूँ। तो बस ये यहीं से सफ़र शुरू हुआ। सेट पे कैसा एक्सपीरियंस रहा पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार के साथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब पंकज त्रिपाठी जी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो सीखने की जो उनमें ललक है वो अभी भी कायम है। एक बात ये जाननी थी कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं एक्टर बनूं तो उसका प्रोसेस क्या है? आप में होना चाहिए सेल्फ एनालिसिस, साथ में आपको एक बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। भले ही वो एक्टिंग क्लास से हो या फिर थिएटर से हो। नमस्कार दोस्तों, दी KST शो में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं फिल्म एक्टर और इंदौर के उभरते हुए सितारे क्षितिज पवार। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ा अच्छा लगा आपको देख के, और बहुत सारे लोग जो हैं क्षितिज जी के बारे में जानना चाहते हैं। हम लोगों ने बोला था कि एक बार क्षितिज जी को भी आना चाहिए और आपने समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। ये तो साहब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके दर्शक ये चाहते हैं। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्षितिज, कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं, ये शुरुआत कैसे हुई? क्या शुरू से ही माइंड सेट था मुझे फिल्म एक्टर बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं था, पर ये शुरुआत तब थी जब मैं सोच भी नहीं सकता था। शुरुआत तब हो चुकी थी। होता ये था कि मेरे फादर कल्चरल एक्टिविटीज में काफी इन्वॉल्वमेंट था उनका, उनके स्कूल टाइम, उनके कॉलेज टाइम में। तो जब मैं स्कूलिंग में कर रहा था और लगभग शायद 4th या 5th में होऊंगा मैं, तो पापा जनरली मेरा जो स्कूल्स में फंक्शंस होते हैं उसमें नाम लिखा दिया करते थे। मुझे तो उस टाइम कुछ आइडिया नहीं था। तो होता क्या था कि जब भी कुछ राष्ट्रगीत या कोई भी बोलते ना वो गीत प्रतियोगिता होती थी, उसमें जब मेरी नाक बहा करती थी उस टाइम, तो वो वाले टाइम से मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया था। रोते गाते जैसे तैसे स्टेज पे गाता था, और उस टाइम स्टेज फियर हुआ करता था जी। पर उसी चीज ने शायद संबल दिया कि मैं थोड़ा सा स्टेज फियर धीरे धीरे कम हुआ। प्लेज हुआ करते थे स्कूल टाइम में, उसमें पापा मेरा नाम लिखा देते थे। शुरू में तो पेड़ भी बना हूं मैं। अच्छा। तो ये शुरुआत बचपन से ही हो चुकी थी, मंच उस टाइम से मिल गया था। पर मीनवाइल बीच में सब छूट चुका था, स्कूल में ज्यादा कम हो नहीं पाया। फिर धीरे धीरे जब कॉलेज में जब आया मैं, तब कल्चरल एक्टिविटीज में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हुआ, और तभी से लगने लगा कि हाँ, इस कीड़े को पंख देंगे तो ये अच्छी खासी बटरफ्लाई बन सकती। तो शुरुआत तो मतलब जो बीज बचपन में ही वो बोए गए थे, तो अंकुरित धीरे धीरे हुआ वो पेड़। तो आपके पेरेंट्स चाहते थे आप एक्टर बने? एक्टर नहीं, बस वो मैंने बोला कि वो कल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट रहे, सांस्कृतिक गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट रहे मेरा, क्योंकि उनका था इंटरेस्ट। जब ये गणेश चतुर्थी पे झांकी वगैरह बनती थी तो पापा उसमें भी रहते थे, तो चलित झांकी। जबकि होता क्या था, पहले सिर्फ आदमी खड़ा रह के अब कोई भगवान बने तो वो भगवान बन के खड़े होते थे, पर वो पापा की ऐसी क्रिएटिविटी थी कि कोई छोटा सा एक्ट करे, वो जो भगवान बने हुए जो मूर्ति बने वो एक्ट करे, तो छोटा छोटा सीन बनाया करते थे वो झांकी में। तो मतलब वो एक स्टेज देने लग गए थे कलाकारों को। तो जब कलाकारों को स्टेज वो दूसरे कलाकारों को दे रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा कि अपने घर में बच्चा है, इसी को भी कुछ ऐसा परिपक्व किया जाए कि ये भी स्टेज पे आए। तो ऐसा जैसा एक्टर का उन्होंने भी नहीं सोचा था, पर हाँ, क्रिएटिविटी के बीज बो दिए थे। अच्छा, फिर आपने कब डिसाइड किया कि यार अब मुझे तो एक्टर बनना है? हुआ ये कि कॉलेज के बाद मेरा कॉलेज कैंपस सिलेक्शन। कॉलेजिंग कहाँ से हुई? कॉलेज मेरी इंदौर से हुई, MB खालसा कॉलेज से हुई। वहाँ से मैंने MCM किया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट किया। उसके बाद कॉलेज कैंपस में सिलेक्शन हुआ मेरा। कॉलेज में पहली बार जब कंपनी आई कोका कोला, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। अब जॉब करते करते मुझे लगभग 1 साल हो गया था, और सिस्टम के सामने बैठे बैठे मुझे लगता था कि ऐसा जीवन पूरा निकल जाएगा क्या, ये सिस्टम के सामने, कंप्यूटर के सामने ही निकल जाएगा क्या। तो फिर उस टाइम लगा कि कुछ अलग करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए तो पैदा नहीं हुआ हूँ शायद कि मैं बैठे बैठे 9 से 5 का जॉब करूं। तो और इन बिटवीन काफी लोग मुझे बोलते थे कि यार तुझमें क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करेगा, तू कुछ अलग करेगा, बट मुझे नहीं पता था कि क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो बस उस टाइम लगा कि यार कुछ अलग जॉब करना चाहिए हमको। तो कुछ ऐसा सर्कल था, ऐसा फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने बोला कि यार कुछ क्रिएटिव कर, पर मुझे ये नहीं पता था क्रिएटिविटी में क्या करूं मैं। फिर मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी ज्वाइन की, क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में करी। मेरी अच्छी खासी जॉब थी कोक में, पर फिर मैं एडवर्टाइजिंग में आया। एडवर्टाइजिंग में क्लाइंट सर्विसिंग देखी मैंने।
फिर लगा कि हाँ, इसके कुछ गुर हैं अपने में, अपन कुछ सीख सकते हैं, प्रोडक्शन का कुछ थोड़ा नॉलेज लिया और साथ में ही मैंने थिएटर जॉइन कर लिया। पार्ट टाइम में थिएटर जॉइन करता था, वहाँ से लगा कि हाँ, एक्टिंग कर सकता हूँ, स्टेज फ़ियर हट चुका है। धीरे-धीरे करके तो थिएटर में थोड़ा-सा टाइम दिया, फिर लगा कि हाँ, कुछ बाहर जाके कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि फिर यहाँ थोड़ा टाइम थिएटर में देने के बाद मैं फिर मुंबई मूव ऑन हो गया। ये कब की बात है? ये लगभग 10 साल पहले की बात है ये। ओके। मुंबई मूव ऑन हुआ और ये अच्छा हुआ कि मैं फैमिली को कन्विंस कर सका क्योंकि दिमाग में एक चीज़ थी कि यार आपकी एज भी अच्छी खासी हो चुकी है। मैं उस टाइम एप्रॉक्स 36 इयर्स का था, शादी हो चुकी थी, एक बेटी थी। तो जब ऐसी उम्र में आपको घर पे कंधों पे ज़िम्मेदारी होती है और उस सही वक़्त है। आप सोचो कि यार मैं नया प्रोफ़ेशन में चला जाऊँ और वो भी बिना बेस के। एक्सपेरिमेंट। मुंबई में कोई आपका गॉडफ़ादर नहीं है और हुँ, आप बस ये सोच के हो कि यार मुझ में है थोड़ा-सा कुछ, हुँ, इसको इसको भुनाने के लिए हम लोग मुंबई मूव ऑन करते हैं। ये पर मैंने थोड़ा-सा कन्विंस कर लिया पेरेंट्स को करा, वाइफ़ को करा कि मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए। मुझे लगभग हुँ। 1 साल मैं देखता हूँ, अदरवाइज़ मेरे मन में ही रह जाएगी इच्छा। तो उस ज़िद को परवान चढ़ाने के लिए मुंबई मूव ऑन हुआ। अब इसको किस्मत बोल लें या टैलेंट खुद बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, पर किस्मत अच्छी रही और किस्मत ने साथ दिया और मुझे लगभग 1 डेढ़ महीने में ही बड़ी फ़िल्म मिल गई राजश्री प्रोडक्शन की, प्रेम रतन धन पायो जिसमें सलमान भाई का मैं फ्रेंड बना हूँ। तो बस ये यहीं से सफ़र शुरू हुआ और धीरे-धीरे करके आज लगभग 10 साल हो चुके हैं। तो आप वहाँ पे गए मुंबई और जी। आपको 1 डेढ़ महीने में मिल गई हाँ, मूवी? 1 डेढ़ महीने में तो लग गई कैसे मिली मुझे। आप थोड़ा बताएँगे क्या? मैं प्रोडक्शन हाउस भटकने लगा, वहाँ चूँकि कोई परिचित नहीं था, कोई गॉडफ़ादर नहीं था, तो ऐसे में बस प्रोडक्शन हाउस में हार्ड कॉपी लेके अच्छा, ऐसे जाना फ़ोटोग्राफ्स, रहता है उधर? हाँ, बायोडाटा टाइप का, मेरी हुँ, पूरी बेसिक डिटेल्स और हुँ, फ़ोटोग्राफ्स, हुँ, 10-12 फ़ोटोग्राफ्स ले लेके प्रोडक्शन हाउस भटकते थे। हुँ, वो किस्सा भी एक अच्छा हुआ। अच्छा मेरे साथ एक और ये था कि प्लस पॉइंट ये था कि मुझे थोड़ा-सा नॉलेज प्रोडक्शन हाउस का भी था, चूँकि हुँ। यहाँ पे भी एडवर्टाइज़िंग फ़ील्ड में था, इंदौर तो में? हाँ, इंदौर में। हुँ, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ जॉइन कर लेंगे, हुँ, तो आइडिया हो जाएगा, बैक ऑफ़िस का आइडिया हो जाएगा, प्रोडक्शन का आइडिया हो जाएगा, तो अपन ये भी जॉइन कर लेंगे। तो मैं साथ-साथ में इस चीज़ का भी मालूम करता था जब प्रोडक्शन में कोई या कोई आपको एडी की ज़रूरत है क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर या कुछ भी स्टाफ में कुछ ज़रूरत हो, तो ऐसे ही करके मैं राजश्री प्रोडक्शन भी गया था। हुँ, तो वहाँ तो बोला कि एज़ सच अभी तो स्टाफ की हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, पर चूँकि आप थिएटर से भी हो, तो ऑडिशंस चल रहे हैं। ऑडिशन आप देना चाहते हो, तो दे दो। अब मैं चूँकि गया था सिद्धिविनायक मंदिर और सिद्धिविनायक के सामने ही राजश्री प्रोडक्शन है। हुँ। तो बस मैं बोला कि मैं 5 मिनट में आता हूँ। वापस दौड़ के आया सिद्धिविनायक में अच्छा। माथा टेका, फिर वापस ऑडिशन देने गया। हुँ, ऑडिशन में एक रामलीला का सीक्वेंस था। हुँ, उसमें रावण का किरदार निभाना था, हुँ, कॉमिक वाला था। हुँ, तो थोड़ा-सा थिएटर का बैकग्राउंड था, तो वो ब्रीफ मैंने लिया प्रॉपर, थोड़ा-सा टाइम लेके ऑडिशन दिया, ऑडिशन देके भूल गया। वो भी एक मज़ेदार किस्सा, अगर टाइम हो तो मैं आगे का किस्सा ही सुनाऊँ। बताइए ना प्लीज़? अब इस बात को ऑडिशन दिए हुए लगभग 1 महीना हो हुँ, चुका था। हुँ, मेरे पास एक कॉल आया कि मैं विक्की सिदाना बोल रहा हूँ, हुँ, आपका फ़िल्म में सिलेक्शन हुआ है, सलमान खान की फ़िल्म में, हुँ, आप मिलने आ जाइए। हुँ, मैंने कहा अच्छा। मैंने फ़ोन काटा मेरे जो साथ का रूममेट था उसको बोला, मैंने कहा यार देखो मुंबई आए हुए 1-2 महीने नहीं आए और लोग बाग मज़े लेने लग गए यार अपने। हाँ, मेरे को ऐसा-ऐसा कॉल, तो वो भी हँसने लग गया। अरे बोले भाई मुंबई को समझना भी टाइम लेगा, ऐसे आते रहते हैं कॉल तो। मैं भूल गया। नेक्स्ट डे वापस आया, बोला भाई मैं विक्की सिदाना बोल रहा हूँ, हाँ, आपको कल कॉल किया था आप आए नहीं। फिर मुझे याद है कि हाँ, विक्की करके था बंदा, वहाँ पे किसी ने ऑडिशन लिया है और हुँ। विक्की सिदाना अभी टॉप 10 कास्टिंग डायरेक्टर में से एक हैं। वो मुझे अच्छा, आपको बाद, भरोसा ही नहीं हुआ एक हाँ, मुझे भरोसा उस टाइम तो ख़ैर मैं पहचानता नहीं था। फिर बाद में मुझे क्लिक हुआ कि हाँ, उस बंदे ने अपना ऑडिशन लिया था। हुँ, विक्की सिदाना अभी के टॉप कास्टिंग डायरेक्टर में से एक है। जी। मैंने उनको बोला अरे सर मैं अभी आता हूँ। बोले आप कल क्यों नहीं आए? तो मैंने बोल दिया सर मुझे कुछ काम था। हाँ, तो वो भी शॉक्ड है, बोले भाई राजश्री प्रोडक्शंस तुमको फ़ोन आ रहा है और तुम बोल रहे हो मुझे काम था। मैं जैसे-तैसे भागे-भागे अंधेरी से, मैं अंधेरी रहा करता था उस टाइम। हाँ, अंधेरी से भाग के मैं दादर गया। हुँ, वहाँ पे ऑडिशन के लिए गया तो एक और अचंभा मिला।
एक वो शॉकिंग न्यूज़ मिल गई कि क्या? मुझे रिसेप्शन पे बुलाया कि आप सूरज बड़जात्या जी को पहचानते हैं? हाँ, मैंने कहा उनको कौन नहीं पहचानता? हाँ, बोले नहीं पर्सनली पहचानते क्या? हाँ, मैंने कहा नहीं क्यों? हाँ, बोले सूरज सर ने बोला है क्षितिज आए तो केबिन में भेजना। अब मेरा जो शक था मेरे को कि ये गलती से और किसी को बुलाना चाह रहे थे, मुझे बुला लिया। ये मुझे दिमाग में कंटिन्यू रास्ते भर में चल रहा था। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? मैं मिलने गया अंदर सर से। अच्छा, उन्होंने सच में बुलाया भी था? हाँ, बुलाया था सच में। ओह वाओ! मैं अंदर चला गया, हाँ, तो सूरज सर से मिला। मतलब उनसे मिलके आप कभी मिलेंगे तो आप लगेगा नहीं कि कोई पहली बार मिल रहे हैं किसी से। इतने हुँ, डाउन टू अर्थ, मतलब अभी तक का मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस है, बेस्ट डायरेक्टर मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में। जी। काफ़ी अच्छे से मिले वो। हुँ, उन्होंने बोला क्षितिज इंदौर से हो? मैंने कहा हाँ सर। बोले मेरा ससुराल पक्ष इंदौर का एक्चुअली, अरे वाह! और इंदौरीज़ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो बस अपने को काटो तो खून नहीं। और बस हाँ, फिर जो सारी बातें हुई, हुँ, और मुझे मालूम पड़ा कि सलमान का रामलीला का सीक्वेंस है, उसमें 3-4 फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। हुँ, मैंने दिया रावण का था, पर दूसरा कैरेक्टर के लिए मुझे किया गया। और 1 महीने बाद फिर उसकी शूट करजत में हुई। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस यही था। इन बिटवीन मैंने 2-3 और छोटे-छोटे शूट्स भी करे, पर मेरा पहला बड़ा एक्सपीरियंस प्रेम रतन पायो का था। और सूरज जी से मिलना। और सबसे पहले सूरज जी से मिलना हुआ मुंबई में। सब पहले डायरेक्टर सूरज जी थे। तो जब आप सलमान खान को पहली बार देखे होंगे, जी, फेस टू फेस शूट कर रहे हैं जी, साथ में, जी। तो कैसा लगा आपको? वो तो जब मालूम पड़ा कि सलमान जी के साथ शूट है, तो मतलब नींदें तो 1 महीने पहले ही उड़ गई थी, जब बात हुई थी कि आपका हुआ और उसके 1 महीने बाद शूट हुआ। तो मतलब आप आप सोचने समझने लायक रहते नहीं उस वक़्त कि यार मेरा उनके साथ शॉट है। और वो हुँ, जिस चीज़ को आदमी, मतलब सपना ही होता है सबके लिए कि भाई बिल्कुल, आपका पहला ही प्रोजेक्ट इतने बड़े एक्टर के साथ सलमान हो। खान के साथ है, हाँ, सच में। तो सोचने समझने की शक्ति उस टाइम खत्म सी हो जाती है। बहरहाल 1 महीना कैसे निकाला मैं ही जानता हूँ। उस वक़्त ब गिने-चुने ही एक्टर जो अपने दिमाग में रहते हैं ना, तो उसमें हुँ, से एक सलमान भाई भी थे। मैंने एक उनके लिए एक कोलाज बनाया था। हुँ, 4300 छोटे-छोटे मिनिएचर पिक्स जोड़ के सलमान भाई का एक पिक बनाया था मैंने। अच्छा, सलमान को देने के लिए। हाँ, तो हुँ, वो मैंने गिफ्ट किया और उन्होंने अपनी वैनिटी में लगाया, मुझे अभी भी याद है। हुँ, तो वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। और शूट पे जब करते थे तो मैं आधा टाइम उनको देखने में ही लगा रहता था कि यार गज़ब हैंडसम आदमी है, यार गज़ब हैंडसम आदमी है। तो बहुत विरला ही एक्सपीरियंस हुआ वो, बड़ा मज़ा आया। इतना अच्छा लंबा चला था शूट उसमें, मज़ा आया। और उस टाइम ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, वो देखने में पूरा हमारा टाइम निकल जाता था। हुँ। तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था। बिकॉज़ आपके लिए तो पहली मूवी थी जी। और इतना बड़ा जो होता है ना, नाम सुना हुआ था जी, जी, सलमान जी, खान, जी, सलमान खान। जी। तो आप अपने आप को फिर कैसे कंट्रोल करते थे कि नहीं यार सब हो जाएगा? और शूट था आपका साथ में था सलमान के? हाँ, उनके साथ ही सीन थे, मेरे सारे सीन साथ थे। तो और कभी ऐसा हुआ सलमान ने कुछ बोला हो कि नहीं, नहीं यार चिंता मत करो, नर्वस मत हो, ऐसा कभी बोला? नहीं, वो सलमान भाई कैसा था कि जितने टाइम सीन रहता था, हुँ, उतना टाइम साथ में रहते थे। हुँ, और जैसे सीन कट होता था, वो अपने उनका जिम, मतलब मुझे तो यही पता है अभी तक कि जब भी शूट होता है, सेट पे उनका जिम अलग ही रहता है। वो सीधा अपने जिम में जाते थे उस टाइम। हुँ। तो एज़ सच ऐसा ज़्यादा ऑफ कैमरा ज़्यादा बातें नहीं हुई, पर फिर भी उन्हें ये पता था कि मैं इंदौर से हूँ, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता था। उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर हाँ, होगा, वो भी इंदौर में पैदा वो हुए? भी इंदौर से। और जब एक बार सूरज सर और सलमान भाई और हम बैठे, हाँ, तो सूरज सर ने यही बोला कि भैया आज 3 इंदौरी बैठे हैं। ऐसा करके इंट्रोड्यूस करा था, तो तो अपनी तो सलमान बातें खान खेल ने क्या बोला? गई। सलमान भाई स्माइल देते हैं बस। बस। जी सर। तो जैसे हम सलमान खान के लिए न्यूज़ में देखते हैं, ऐसा देखते हैं, बट हुँ, आपने 1 महीने शूट किया उनके जी, साथ। जी। तो सलमान खान हैं क्या? कैसा नेचर है उनका? सलमान भाई, जो दबंग मूवी आई थी ना, तो जो कैप्शन है ना दबंग, हाँ, वो वाक़ई में दबंग है। जब हुँ, वो सेट पे आते हैं, हुँ, तो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। मान लीजिए इधर वैनिटी है, यहाँ सारी पब्लिक बैठी, और वहाँ पे होता था कि अब प्रेम निरंजन पायो में जो सीन था, उसमें रामलीला स्टेज पे चल रही है, और लगभग 500-600 हुँ, दर्शक बैठे हुए हैं पूरा। हुँ। उस सीक्वेंस की बात बताता हूँ कि वो जब आते थे, तो सलमान भाई बस ऐसे करके आपका सीन देख लें ये राम रतन पायन हाँ, पायो हाँ, में। बिल्कुल। ये आपका एक बार पहले सीन देख लेते हैं, हाँ, 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 जो आप बिल्कुल। बात कर रहे हो कि जी, ये जी। ये वाला सीन देखते हैं हाँ पहले। जी, हाँ जी। उन्होंने ये भी कहा था कि बेटा चौबे, अपने से बड़े और संपन्न लोगों के संपर्क में रहो,
तो महाराज जी को कभी कभी यहाँ बुला लो, या बेटर स्टिल मुझे वहां ले चलो। इस सीन की आप बात कर रहे थे। हाँ, इस सीन की बात करता हूँ। जब सलमान भाई सेट पे आते थे तो वो सिर्फ ऐसा देखते थे। आदमी बैठा हुआ आदमी फट से खड़ा हो जाता था, मतलब वो इज्जत अपने आप कैप्चर कर लेते थे कि यार भाई आया, दबंग आदमी आया, इज्जत और डर। हाँ, जो वो डर बोल सकते हैं या इज्जत बोल सकते हैं कि आदमी अपने आप खड़ा हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर मुझे ही देख रहे हैं हाँ, पूरा मुझे ही कर। तो एक है उनका जो दबदबा, बोल के नहीं होता ना, ऐसा कई बार आदमी बोल के चमकाता है, वो आंखों से चमका देते। तो उनसे बात करने में शुरू में बड़ा वो लगता था कि अरे यार ये कैसे होंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, पर फिर धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गए। हाँ, कंफर्टेबल हो गए और अच्छा सपोर्ट भी करा उन्होंने। आपके फोटोग्राफ्स भी देखे सलमान के साथ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वो फिर क्या हुआ इसके बाद? राजश्री प्रोडक्शन में पहली मूवी साथ में करना, देखिए राजश्री प्रोडक्शन, जी, सलमान खान जी। तो सारी कुछ तो आपके फेवर में था। फिर क्या हुआ? होता ये कि जब कई बार आपको आपके सपनों के इक्विवेलेंट काम मिल जाता ना, तो थोड़ा सा आदमी हेकड़ी में आ जाता है। आप आगे थे? हाँ, थोड़ा सा लगा था कि यार भाई अपन तो शायद बहुत तगड़े आर्टिस्ट, अपने को 1 महीने मुंबई काम मिल गया, लोग बाग चप्पल घींचते हैं और अपने को 1-1.5 महीने में काम मिल गया, तो थोड़ा सा हेकड़ी में आ गए थे। अब हुआ है कि ये वाला शूट कंप्लीट हो गया अब जब 2-3 महीने गए, रूम पे बैठे, अब घर वालों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि यार अपना बच्चा तो यार हुआ यार 1-1.5 महीने का काम, खुश तो उस टाइम अच्छे खासे हो गए थे। पर जब वो 1-2 लगभग 3-4 महीने का गैप आया, उसके बाद अच्छा थोड़ी सी मेहनत कम कर दी थी कि अपन ने तो अब काम कर लिया भैया, बड़े पिक्चर में काम कर लिया, अब तो आगे रख के अपने पास कॉल्स आएंगे, तो अपन और कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा, और एक्सपेक्टेशन अपनी भी बढ़ गई कि अपन ने बड़ा काम किया, अब छोटे मोटे काम नहीं करेंगे भाई अपन ऐसे ही होता। अच्छा, एक्सपीरियंस इतना ज्यादा था नहीं, एक ही फिल्म का अनुभव था, तो स्वाभाविक ही शायद कुछ आ जाता होगा ऐसा, ये धीरे धीरे आदमी सीखता है। ठीक है, सही है। तो हुआ ये कि 3-4 महीने जब रूम पे बैठा तो लगा कि भाई कुछ न कुछ कमी है अपने काम में, या मेहनत में थोड़ी सी कमी है, तो भाई जीरो से शुरुआत वापस करनी पड़ेगी। फिर भटकना स्टार्ट किया कि भाई इस चीज को आप भूल जाओ, ये कब रिलीज होगी, कब आप थोड़ा नेम एंड फेम होगा, ये भूल जाओ, वापस से जरा चप्पल घिसना स्टार्ट करो। तो फिर असली मेहनत उसके बाद हुई। फिर वापस डोर टू डोर, प्रोडक्शन हाउस टू प्रोडक्शन हाउस वापस शुरू किया मैंने। तो आप वापस सूरज जी के पास नहीं गए? नहीं, मैं बोला कि जब आप कुछ वर्किंग मोड में हो, तो उन लोग से मिल सकते हो, अदरवाइज वो अप्रोचेबल नहीं हुआ करते थे, खासकर उस वक्त, और न ऐसा नंबर बटता था, तो थोड़ा सा, और हिरार्की बनी हुई नहीं कि उनसे मिलने के लिए 3 और लोगों से आपको मिलना होगा, तो थोड़ा सा टफ हुआ करता था। तो बहरहाल धीरे धीरे फिर बढ़ाए, ऑडिशंस जब जा के दिए तो शॉर्ट लिस्ट होते थे। अच्छा, शॉर्ट लिस्ट भी होते तो उसमें भी खुश हो जाते थे कि हाँ भाई इतने लोगों के बीच आप शॉर्ट लिस्ट हो रहे हो, तो वो भी बड़ी बात हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे कुछ सीरियल्स किए मैंने, छोटे छोटे 1 डे 2 डे भी किए मैंने। शुरुआत में जब होते हैं कि कोई छोटा कैरेक्टर होता है, मैंने मैकेनिक वगैरह का कैरेक्टर भी किया जिसमें सिर्फ 2-3 लाइन्स हुआ करती थी, वो भी किए। सीरियल अगर आप नाम बता मैं ना भूलूंगा, एक सीरियल हुआ करता था, उसमें मैंने किया है, और 2-3 सीरियल्स और ऐसे करे जिसका मैं हाँ बोल सकता हूँ कि हाँ भाई उस टाइम तो एक्सपीरियंस लेना ही बड़ी बात थी, काम स्टार्ट हाँ, किया। तो और उसमें कई बार होता है कि एक्टर वहां पे बताता नहीं है मुंबई में कि मैंने ये सीरियल्स भी करे, वो बोलते हैं कि एक ट्रैप्ड हो जाते हैं, एक ठप्पा लग जाता है आपके ऊपर कि भैया ये सीरियल भी करता है, फिल्म भी करता है। ऐसा मुझे डर नहीं था, मैं उस टाइम पूरा अनुभव के लिए सारी चीजें करने के लिए थी मेरी इच्छा। ऐड किए, कुछ डिजिटल ऐड किए, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा नेम एंड फेम भी बढ़ा, और आप कास्टिंग डायरेक्टर की लॉबी में भी आ जाते हैं, तो आपको काम मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके और अच्छे काम भी मिले, कुछ कंटिन्यूटी वाले करे, जैसे तेनालीरामा में मेरा एक किरदार था, वो काफी वायरल हुआ, तांत्रिक का किरदार था। उसके बाद कुंडली भाग्य सीरियल में एक मैंने नेगेटिव किरदार करा, बिल्ला, वो काफी लंबा ट्रैक चल गया, जबकि मुझे उसमें 5 दिन के लिए बुलाया था, पर शायद डायरेक्टर को काम पसंद आया कि वो 4-5 महीने खींच गया वो ट्रैक। और एक टाइम ऐसा भी आया कि मुझे मुंबई में क्षितिज नाम से कम बिल्ला नाम से जानने लग गए थे, मतलब सड़क पर बिल्ला बिल्ला करके आवाज लगाते थे।
तो उससे भी थोड़ा काफ़ी नेम एंड फेम मिला। फिर धीरे-धीरे ऑडिशंस वगैरह दिए, तो फिर जब से बस लगे हुए हैं। फिर ये ओ माय गॉड 2 कैसे मिली? इसका भी किस्सा है। क्योंकि आई थिंक वो राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बाद ये आपका सबसे बड़ा मूवी होगा। हाँ, बीच में भी काफ़ी और भी गए, पर हाँ, रिसेंट में ओ माय गॉड 2 एक बड़ा प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। इसमें मेरा इंदौरी होना काम आया इसमें। अच्छा। हाँ, और ये सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मालूम पड़ा कि कास्टिंग डायरेक्टर एक इंदौरी लहजे वाला बंदा ढूंढ रहे हैं। तो वाया मेरे पास वो आया। मैं चूंकि इंदौरी कंटेंट भी जब समय मिलता है तो लिखता हूँ चिंटू इंदौरी के नाम से। तो वाया मेरे पास आया कास्टिंग डायरेक्टर कॉल, और मुझे एक पेशेंट का, उसमें एक सीन है डॉक्टर और पेशेंट का सीन, वो मेरे पास स्क्रिप्ट आई और बोला कि आप आधे 1 घंटे में ये ऑडिशन बना के भेज दो। मैंने बना के भेजा। आधे घंटे बाद कॉल आया कि यू आर सिलेक्टेड। अच्छा, आधे घंटे में आ गया? मैं तो शॉक्ड हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा क्या यार, ये जबकि प्रोसेस में 3-4 दिन मिनिमम मान के चलो लगता ही लगता है। वो आगे जाता है, फिर प्रोडक्शन तक जाता है, आपका ऑडिशन, फिर वहां से शॉर्टलिस्ट होता है, फिर आपको शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं कुछ टाइम, दूसरों को भी ऑडिशंस देखते होंगे। तो पर ये इसमें सेम डे मुझे फीडबैक आ गया कि यू आर सिलेक्टेड, और मुझे डेट भी दे दी गई। तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार चलो बढ़िया है। और उस टाइम ये भी नहीं बताया गया था कि किसकी मूवी है, बस ये बोला था कि एक फिल्म के लिए है, और मुझे बताया नहीं गया था ये किरदार कौन है। फिर जब हो गया मेरा सिलेक्शन, तब मुझे बताया गया कि पंकज त्रिपाठी जी और अक्षय कुमार जी की ये ओ माय गॉड 2 है, इसके लिए आपका सिलेक्शन हो गया, ये आपकी डेट्स है। तो मुझे वो पेशेंट का रोल मिला एक, और बोला कि 1 दिन का काम है। क्या चलो ठीक है, मुझे वो नहीं लगा कि यार 1 ही दिन काम है, पर ये था कि अब बड़ी फिल्म है, सही है, बड़े लोग हैं, और ब्रजेंद्र काला जी के साथ आपका सीन है, मुझे बोला गया। मैंने कहा अरे यार, अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी दोनों थे, पर अपना सीन ब्रजेंद्र काला जी का। खैर वो ब्रजेंद्र काला जी भी अच्छे बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ भी मैंने 4-5 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। पर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे वापस कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया, बोले कि एक और अच्छा कैरेक्टर सर अगर आप देना चाहें। तो मैं फिर असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा आप एक कैरेक्टर में ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, अब मैंने फिर एक दूसरी परीक्षा देनी है, इस परीक्षा में फेल होते तो वो तो आपके हाथ से जाएगा ही जाएगा, ये भी गया। तो मैंने वही पूछा मैम क्या कैरेक्टर है ये? तो बोले कि ये हवलदार लालचंद का कैरेक्टर है ये, और सीन पंकज त्रिपाठी और अक्षय जी के साथ, दोनों के साथ है। हाँ, मैंने कहा भाई अब तो कुछ करना ही होगा, तिकड़म लगानी होगी। अच्छा, जब पहला मिला था मुझे, जो कैरेक्टर मिला था उसमें बोला था कि एक पेशेंट है, और इसमें बोला कि हवलदार लालचंद है। तो फिर मेरे दिमाग लगा कि हाँ भाई, ये कैरेक्टर का आप पेशेंट बोल रहे हो, मतलब है कि आया गया भी हो सकता है, और इसमें कैरेक्टर का नाम लेके बोला गया कि हवलदार लालचंद। तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो इसमें एज कम्पेयर टू दैट पेशेंट बेटर होगा। तो फिर वो मुझे लाइंस दी गई, मैंने स्क्रिप्ट को प्रॉपर पढ़ा, टाइम लिया, और 2-3 घंटे बाद ऑडिशन बना के मैंने भेजा। नेक्स्ट डे कॉल आया कि यू आर सिलेक्टेड। तो बस फिर वो तो मजा ही आ गया कि यार चलो अक्षय भाई और पंकज त्रिपाठी जी से काम करने का मौका मिलेगा। और वो उसमें इंदौरी एक्सेंट में ही था पूरा उसमें, क्योंकि शूट भी इंदौर और मुंबई में ही हुई थी, सॉरी उज्जैन और मुंबई में ही हुई थी। तो उनको ऐसा ही किरदार चाहिए था जो अक्षय भाई के सामने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हो। गेल सप्पा भी बोला है मैंने उस सीन में। एक बार पहले सीन देखो। हाँ, श्योर। ये मंदिर के बाहर जो है, मंदिर के बाहर वाला सीन, वो वाला सीन है। हाँ जी, एक बार देख लेते। भैया तुमने जो बात कही थी उस दिन, क्या नहीं लगता तुमको? अरे चंट है चंट, आज तो मेरे पीछे पड़ गया। बोलता तुम इसको महाकाल की नगरी कहते हो, मेरे को भी ले चलो उनके कहने, मेरे को सवाल करने। मैंने कहा चल अब ये सवाल करें महाकाल से। तो ये वाले सीन पे आप हैं, तो सेट पे कैसा एक्सपीरियंस रहा पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार के साथ? बहुत बढ़िया। मतलब पंकज त्रिपाठी जी तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वो सीखने की जो उनमें ललक है वो अभी भी कायम है। मतलब टॉप मोस्ट एक्टर बोल सकते हैं, और वो सीखने वाली चीज अभी भी है। तो कई बार मुझे लगता था वो कि वो उनको जो मालवी वर्ड बोले हैं उनने, तो इंग्लिश में उनको लिख के दिए जाते थे, तो वैसे ही पढ़ते थे। तो मुझे कई बार लगता था कि जब वो उन्होंने लिखा है कि भलो, उन्होंने रोमन में लिख के दिया है BHALO, तो उनको भालो पढ़ रहे थे वो, कि बहुत भालो लड़को है।
बहुत भालड़ को। तब आपको मालूम है ना कि यार ये गलत बोल रहे हैं पर मैं कैसे टोकूं। और तो वो लगता था, पर फिर भी मैंने क्या मन में मत रखो, बोल ही दो कि सर ये भालो नहीं भलो पढ़ेंगे इसको। बोला हाँ हाँ हाँ, और पढ़ के बताओ तुमको आती मालवी। मैंने कहा सर आती है, तो और बताओ। तो ऐसे बताता है। तो वो ये नहीं देखा था कि यार ये छोटा आर्टिस्ट है, मैं बड़ा आर्टिस्ट, ऐसा कभी कुछ उनको वो नहीं लगा। बहुत फ्रेंडली रहे, उनकी वैनिटी में हमने काफी समय बिताया। और मैं जनरली होता है कि बड़े आर्टिस्ट के साथ फोटो खिंचाना वो ऐसा मन में नहीं रहता, पर उनके साथ तो ऐसा दिली वाला कनेक्शन होता ना कि सर फोटो तो बनता तो ऐसा होता। तो बहुत सपोर्टिव एक्टर है। और अक्षय कुमार भाई भी अच्छा है, पर वो अपने वही काम से काम रखने वाले। अक्षय भाई शूट करा और वो जैसे ही सीन कट हुआ तो दिख नहीं रहे थे। शाम को जब हमने देखा तो वो दुबई में थे, वो क्रिकेट देखने दुबई पहुंच गए थे। अच्छा। मैंने कहा गजब यार, अभी 3-4 घंटे पहले तुम्हारे साथ थे। वो चलो मतलब बिजी, मतलब जो शेड्यूल्ड है उनका बहुत वो प्रॉपर, मतलब टाइम टू टाइम काम करना। जब बोलते हैं ना कि उनका शेड्यूल जो प्रॉपर है वो रहता है, फटाफट आए काम वाम करो। और देखो 4-5 घंटे वो दुबई में टीवी पे देखा हमने। अच्छा। ऐसा काम। तो आपने उज्जैन में भी शूट किया था ओ माय गॉड 2 और मुंबई में भी? हाँ। तो मुंबई में कौन सा सीन था? मुंबई में भी आधा जो पंकज त्रिपाठी जी के घर बताया वो मुंबई के सेट में बताया। अच्छा। और कुछ महाकाल के बाहर के सीन वो भी मुंबई में बताया। यहाँ पे तो 3-4 दिन का ही था, बाकी मुंबई में ही था उसका पूरा सीन। मुंबई में था। हाँ जी, हाँ जी। और फिर आपने पार्ले जी में बड़ा अच्छा आपका देखा चला। तो पार्ले जी गाइड कैसे मिला आपको? बिकॉज पार्ले जी ही ऐसी चीज है जो देश के घर घर में, बिल्कुल, मतलब आपका चेहरा भी घर घर में। अच्छा। और वो फिल्म आया भी वो आईपीएल के दौरान। हाँ। तो काफी अच्छा तो उससे ये ऐड कैसे मिला? ये भी मूवी मिलने से कम नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये मेरे लिए। और तो पार्ले जी का एक बार ऐड देख लें आप। हाँ, श्योर श्योर। लंगूर 4 लंगूर और लंगूर, अमेजिंग ना लंगूर। अभी भी ये होता, मार्केट में कोई दिखता तो वो मुझे देख के बोलता भैया लंगूर। तो ये भी मैंने ऑनलाइन दिया था। मैं उस वक्त इंदौर में ही था, इंदौर आया हुआ था मैं जी। जब कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया कि ऐसा ऐसा एक सफारी का सीन है ये, और आप 5-6 लोग हो, आप एक टूरिस्ट गाइड बोल सकते हो सफारी के, या एक रेंजर बोल सकते हो उसको। तो वो आपका किरदार है और ये लाइन से आपको ये फील रखना है और ऐसा करना है, और इसकी शूट इस तारीख को आप अवेलेबल हो तो आप बना के भेज दीजिए। मैंने ऑडिशन बनाया और शाम तक वापस रिवर्ट आया कि इसमें थोड़े से चेंजेस करके आप दोबारा आपको ऑडिशन भेज दीजिए। मैंने भेजा और किस्मत से उनका आया कॉल कि यू आर सिलेक्टेड। अब उस टाइम भी ये हुआ कि इसका जो शूट डेट थी वो थी 23 फ़रवरी और मेरा बर्थडे था 23 फ़रवरी। तो घर वालों को खुशी भी हो रही कि अच्छा ऐड है, और मुझे ये भी लगा था मैंने यार बर्थडे के दिन भी यार अब मैं यहाँ था तो फिर जाना था स्पेशल उसके लिए, पर मैंने सोचा यार पहले काम पहले ज़रूरी है। और दोहरी खुशी ये मिली जब पहुंचा मैं। एक दिन पहले ही कॉस्ट्यूम ट्रायल होता है, रिहर्स होती है, तो मुझे पहले बोला गया था कि आप 4-5 लोग हो इस सीन में, 5-6 बच्चे भी सीन में। तो मुझे हाँ लगा कि मोन्टाज टाइप के भी ऐड होते हैं, थोड़ी देर इसको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर इसको दिखा रहे हैं। तब जब मालूम पड़ा कि वो मैं ही उसमें लीड था तो मजा आ गया। मैंने कहा भाई ये सही में अगर मैं छोड़ देता तो अच्छा खासा नुकसान होता। मुझे पता नहीं था कि प्रॉपर फुटेज है उसमें, मैं मोन्टाज समझ रहा था, पर काफी बढ़िया हुआ। वो फिल्म सिटी में शूट हुआ। अच्छा, फिल्म सिटी में शूट हुआ? हाँ, फिल्म सिटी में शूट हुआ। इवन क्लाइंट भी पार्ले के जो थे क्लाइंट वो भी बैठे थे, और उन्होंने जब शूट हमारा कंप्लीट हुआ क्लैप किया। तो जब मुझे राहत की सांस मिली कि भाई अपना बर्थडे सफल हो गया है, सबसे अच्छा बर्थडे है। बर्थडे सही में एक बर्थडे गिफ्ट ही था वो, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। एक बात ये जाननी थी कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे आपने बताया आपका खुद का एक बड़ा अलग तरह का सफर रहा है जी, कोई चाहता है कि मैं एक्टर बनूं, तो उसका प्रोसेस क्या है? उसको कैसे वो एक्टर बन सकता है? क्या उसको मुंबई जाना पड़ेगा, यहाँ कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ वो ट्रेनिंग में रहे, या कोई कास्टिंग डायरेक्टर है जिससे वो मिले, मतलब क्या है, वो कहाँ से जाए, अगर आप बता पाए? देखिए चाहत तो काफी लोगों की होती है जी। जहां तक मेरा अनुभव है, आप में होना चाहिए सेल्फ एनालिसिस। ठीक है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में। कल से किसी की भी ऐसी इच्छा हो जाए कि भाई मुझे तो एक्टर बनना है,
तो सिर्फ उसकी इच्छा से शायद वो परिपूर्ण नहीं हो सकता वो बिल्कुल काम ठीक है। उसका। तो आपकी काबिलियत सबसे ज़्यादा आपको ही पता होती है, पर आप उसको मानने को तैयार नहीं होते हो। या तो उसको नेगेटिव में आप लोगे कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरा सपना है पर मैं नहीं कर सकता। ठीक है। या फिर कई बार ये होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं कि हुँ, भाई मैं तो हंक दिखता हूँ, मैं तो डूड दिखता हूँ, मेरा तो ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। हुँ, तो ये जो कुछ मिथ हैं, ये इसको अपने आप में ही सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे हुँ, पहला यही होना चाहिए। साथ में आपको एक बेसिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। भले ही वो एक्टिंग क्लास से हो या फिर थिएटर से हो, आपके आपका बेस एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने सोच लिया और आप उठ के निकल गए, मुंबई की तरफ रुख कर लिया। क्योंकि मुंबई में पहुँचना ही सिर्फ़ बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप पहुँच जाते हो, आराम से पहुँच जाते हो। वहाँ पे सर्वाइव करना, आपके सपनों को पूरा करना, मेन मकसद आपका जो होता है, वो ऐसे कंप्लीट नहीं होता। मैंने तो ये पढ़ा है कि कुछ साल पहले का कोई सर्वे है कि ऑल ओवर इंडिया में 12,000 लोग डेली मुंबई जाते हैं, एक्टर बनने? एक्टर बनने। 12,000? 12,000 लोग डेली ओह माय गॉड! मुंबई जाते हैं। ये मैंने कहीं पढ़ा था, अब हुँ, कितना सच है, पर हाँ, कुछ हद तक ये सही हो जाते तो सकता हैं, है। जाते तो हैं। हाँ, और अब भले ही वापस आते नहीं होंगे, पर वहाँ स्ट्रगल करने अच्छे खासे लोग जाते हैं। तो मुंबई को एटलीस्ट मालूम पड़े कि आप आए हो मुंबई में, हाँ, उसका एक होमवर्क तो आप करना बहुत बेसिक ज़रूरी तो है। आना चाहिए। बेसिक तो होना ही चाहिए ना आपको। जो पहले ऐसे होता था, जितने हम पहले के जितने लीजेंड हैं ना, इवन जी, सुना है उनके बारे में, वो जी, मुंबई गए, जी, कदम रखा, जी, स्टूडियो में गए, जैसे आपकी स्टोरी है, जी, जी, यहाँ-वहाँ भटके और आज वो सुपरस्टार है। जी, 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 तो अब वो ज़माना नहीं है, अब ज़माना ये है कि आप बेसिक कंप्लीट करके जाओ, जी, थिएटर करके जाओ, जी। ऐसा है? क्या हाँ, कहना चाह रहे बिल्कुल हैं है। आप? देखिए, समय के साथ कॉम्पिटिशन भी तगड़ी हुई है, कॉम्पिटिशन बढ़ी है। हुँ, तो आपको कॉम्पिटिशन खरा उतरने के लिए हुँ, आपको भीड़ में से अलग तो दिखना ही होगा ना, और हुँ, भीड़ में से अलग दिखने के लिए आपके बेसिक तो क्लियर होने ही चाहिए, या फिर आपकी किस्मत बहुत ज़ोरदार हो कि हुँ, भाई आपने सोच रखा है कि मेरे को एक्टर बनना है, आप पहुँचे और आपको काम मिल गया, एक आपका सपना पूरा हो गया। पर ये ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ कंप्लीट हो। सही है। तो आपको भीड़ से अलग हटने के लिए आप में कुछ अलग बात होनी चाहिए। आपको आपको पता होगा शायद कि कई बार जब फिजिकल ऑडिशंस होते थे तो हम लोग स्टूडियो या प्रोडक्शन हाउस जाते हैं तो इतनी भीड़ होती है। हुँ, आदमी जब कास्टिंग डायरेक्टर गेट पे खड़ा होकर बोलता है, आप 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 आ जाइए। मतलब भीड़ में से वो आपको देख लेता है, उसकी या तो नज़र ऐसी होगी कि यार ये जो मेरा कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देने आया है, ये फिट बैठ रहा है। तो हुँ। बस फिट नॉट फिट आपको गेट पे ही कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब सबको नहीं बुलाते वो? नहीं, ये प्रोसेस क्या होती है? मतलब ये भी जानना था मुझे अभी कि ये ये प्रोसेस होती ये क्या है? कोविड के पहले की बता रहा हूँ मैं, पहले हुँ, ऐसे ही होता था हुँ, कि जब बहुत ज़्यादा एक एक किरदार के लिए ऑडिशंस रखा गया है, मान हुँ, लीजिए आराम नगर एक जगह है मुंबई में, वहाँ सबसे ज़्यादा ऑडिशंस होते हैं, हुँ, फिजिकल ऑडिशंस हुआ करते थे जब, तो व्हाट्सएप पे अपडेट आती थी कि भैया आराम नगर में फलाना स्टूडियो पे ऑडिशंस हो रहे हैं, हुँ, इस किरदार के लिए है, इस एज के लिए है, 30 से 35 साल का एक बंदे की ज़रूरत है। हुँ। तो भाई सारे एक्टर्स पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाते थे। मान लीजिए 11 बजे का टाइम है, 11 बजे भीड़ इतनी होती थी कि कितनी भीड़ होती थी? लगभग अच्छा। मान लो आप मिनिमम 100-200 तो मान के चलिए। एक हुँ, छोटा सा स्टूडियो है और स्टूडियोज भी वहाँ पे रेंटल हुआ करते थे उस वक्त तो, हुँ, और छोटे छोटे स्टूडियोज होते थे। ऑडिशन एक आदमी देता था और बाहर 200 लोग की भीड़ खड़ी होती। हर हुँ, किसी को आप एंटरटेन कर नहीं सकते, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स अपने कैरेक्टर के हिसाब से पहले ही ऐसे देख देख लेता था बाहर हुँ, गेट पे आके, फिट नॉट फिट ऐसा हो गए। वो 4 लोग अंदर आएँगे, वहीं फ़िल्टर मार दिया। वहीं पे फ़िल्टर कर गेट पे फ़िल्टर हो जाते थे। हुँ, तो आप में इतनी भी काबिलियत होनी चाहिए कि आप ये उस ब्रीफ को देख के समझ लो कि भाई कैरेक्टर क्या होगा। हुँ, मेरे साथ मैं उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाता था। क्या? मान लीजिए एक मुकेश छाबड़ा जी की जो अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर, सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर, वो अनुराग कश्यप जी के लिए अगर कोई कास्टिंग कर रहे हैं, तो मैं दिमाग लगाता कि कुछ नेगेटिव किरदार होगा, मार-धाड़ वाला ही होता है। तो मैं गंदे कपड़े पहन के जाता था, मतलब कोई मेकअप-वेकअप नहीं, दिखते तो अपन ऐसे हैं, ऐसे तो नेचुरल लुक में ही जाता था कि भाई मैं 10 में अलग दिखूँ, भले ही पगले टाइप का दिख रहा हूँ। हुँ, तो उसमें भी सिलेक्ट हुआ हुँ, कि उसकी नज़र रहती थी कि कौन, जब अपन अपने दिमाग में ये कि भैया अनुराग कश्यप का है तो कुछ इस टाइप का ही होता था, तो वो हुँ, वाला गेटअप रख के जाते थे। हुँ।
कई जो ऐसे हैं जो अपने आप को हंग्री डूड समझते थे, वो फेल हो जाते थे। अब अच्छा फेल हो गए तो उनके दिमाग में तो एक नेगेटिविटी आ ही जाती है, तो भाई अगले 3-4 दिन तक फिर ऑडिशन ही नहीं देगा। तो आपको कम से कम इतना तो, ये इतनी सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको इतना तो परिपक्व होना ही चाहिए कि जो फेलियर आप एकदम से लेते हो, दिल पे लेते हो और आप अगला कदम उठाने से डर रहे हो, तो ये चीज आपको दिखाती है जब आप बेस आपका क्लियर होता है कि भाई अगला क्या चाह रहा है, मैं कितना प्रिपेयर हूँ उस चीज के लिए। इस चीज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस आपकी शुरू हो जानी चाहिए ब्रीफ आते से ही। रगड़ा तो लगेगा, रगड़ा तो लगेगा कैसे भी करके लगना। आज भी मुंबई में वही है, जो स्टूडियो में जाते हैं, लाइन लगती है। अभी वो कम हुई प्रोसेस, आफ्टर कोविड कम हुआ है। अब क्या प्रोसेस है? अब ये कि ऑनलाइन आपके पास रिक्वायरमेंट तो है। मुझे ये एक बार शुरू से बता दीजिए कि एक बंदा है जी आपने बोला उसमें चेक, उसने देख लिया, उसका मिशन ही है जी, उसका 100% है कि मुझे एक्टर एक्टर बनना बनना है। अब उसने सब कर लिया, जी। थिएटर भी कर लिया, जी। अब वो क्या करे, किससे बात करे, कैसे जाके मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में वो एंटर हो? देखिए, एक तो ये भी प्रोसेस है, अगर ज्यादा मेहनत नहीं करनी और अपने आप में काबिलियत है तो आप ऑडिशंस, सेल्फ ऑडिशन बनाएं, 1 मिनट का Online? कुछ ऑडिशन ऐसा बनाएं, कोई किरदार के ऊपर अपने मोनोलॉग तैयार कर लें, हाँ, वो आप यूट्यूब पे डालें। ठीक अब है। ये भी हो रहा है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स यूट्यूब चेक कर रहे हैं। यूट्यूब से ढूंढते हैं, सोशल मीडिया से ढूंढते हैं, और अब तो एक नया ट्रेंड आ गया इन्फ्लुएंसर्स। तो आजकल फॉलोअर बेस्ड भी होने लगा है, जो कि हमको बहुत गलत लगता है। एक्टर और इन्फ्लुएंसर में जो डिफरेंस वो होता खत्म है हो रहा है। वो होना चाहिए। तो ऐसे भी होता है। तो अपने आप को प्रूव करने के लिए आप ये भी तैयारी कर सकते हैं। मुंबई जाके तो आप करेंगे मेहनत, पर उसके पहले जो तैयारी करके आप इसके थ्रू जा सकते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब के थ्रू जो कर सकते हैं, वैसे भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। हाँ बिल्कुल, हो ही आपको जो भी आता है, आप अगर सिंगर है, एक्टर है, तो आप बना के डालिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने आप वहां आपके तक आधे पहुंच दर्शक तो ऐसे ही तैयार हो गए, और जाएगा। साथ साथ में आप जिनको नहीं पहचानते उन तक भी ये चीजें जा रही है। तो वहां से फिर कॉल आ जाएगा अगर हाँ उस तरह के बिल्कुल, रोल की बिल्कुल। जरूरत हुई तो। अगर ऐसा कुछ भी रिलेटेड लगता है उनको कि भाई ये मेरे किरदार में बैठ रहा है, तो बिल्कुल उठाते हैं और उनको। इसके बाद जो मुंबई जाता है, एक तो ये वाला हो गया, एक जी। नॉर्मल व्यक्ति भी है, जी गांव का है, हम्म, BSc सिटी का है, जी। जो नहीं, जिसको ज्यादा नहीं आता था, या हम्म। वो गया, तो वहां किससे मिले वो? कास्टिंग डायरेक्टर अभी जो मेन, सबसे पहले क्या होता था कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिला करते थे एक्टर्स, पर अब एक ये बीच में कड़ी आ गई Casting। कास्टिंग डायरेक्टर्स जो कास्ट करते ये हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये सब जगह पाए जाते हैं मुंबई में। आजकल जो कुछ नहीं करता वो भी कास्टिंग डायरेक्टर बन जाता है। ये बात बोलनी नहीं चाहिए मुझे एज ए एक्टर, पर ये बहुत एक महत्वपूर्ण कड़ी हो गई है हमारे और Casting प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच की कड़ी हो गई है। कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास ब्रीफ आती है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, इस फिल्म में ऐसे ऐसे लोग लगेंगे, इस एज के ये वाले किरदार लगेंगे। उनको पूरा आइडिया रहता है कि रिक्वायरमेंट क्या है डायरेक्टर की, वो रिक्वायरमेंट अपनी रिलीज करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, सारे एक्टर्स तक पहुंचती है। उनके नीचे भी कई कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं आजकल, कोऑर्डिनेटर्स के पास भी जाती है। कोऑर्डिनेटर्स एक पर्टिकुलर अमाउंट लेते हैं आपसे, अगर आपको जो पैसा मिलेगा उससे एक अमाउंट लेते हैं, पर आपकी ठीक है। हेल्प हो जाती है। अगर आप, कई बार यही होता है कि जिसको कुछ आइडिया नहीं होता वो कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंचता है और उसको काम मिलता है। ऐसा तो काफी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं मुंबई में, बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। जब वहां जाएंगे तो फिर मिल भी जाते हैं, ऐसे हाँ, लोग ढूंढेंगे तो। अब मतलब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने की बजाय आपकी पहुंच कास्टिंग डायरेक्टर तक हो तो वो ज्यादा बेटर है। ये उसके लिए भी फायदेमंद है कि उसके पास एक्टर आ गया, और ये आपके पास भी, आपके लिए भी फायदेमंद है कि भैया आपकी पहुंच डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक कास्टिंग डायरेक्टर करवाए। मतलब अपने को फालतू परेशान नहीं होना, डायरेक्टर क्या चक्कर नहीं लगाना, कास्टिंग डायरेक्टर से आप मिल लो तो ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा आपका। और बहुत है ना, एक लोगों में, एक आम व्यक्ति क्या जानना चाहता है बिहाइंड द सीन, जी शूटिंग जो होती है वो कैसे होती है, वहां पे उसके बाद क्या होता है, थोड़ा अगर उसमें आप बताओ कि जैसे शूटिंग हुई। प्रोसेस में बताता हूँ। हाँ। आपका सिलेक्शन हो गया, आपके पास एक डेट आ जाती कि भाई 10 तारीख को आपका शूट है। 10 तारीख की शूट के पहले आपके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन ली जाएगी, आपके मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, आपकी जो ड्रेसेस, शूट के दौरान आपको जो ड्रेसेस पहनाई जाएगी, यूनिफॉर्म, कॉस्ट्यूम जो भी। अच्छा, सब नया आता है? हाँ, ऑलमोस्ट नया ही आता है, और ये भी डिफर करता है प्रोडक्शन कैसा है। ये भी डिफर करता है, रेंट वाला भी तो देते हैं। हाँ वही ना, छोटा मोटा प्रोडक्शन हो तो रेंटल भी होंगे, और ये भी होता है भाई आप ले आना ड्रेस। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, अगर छोटा मोटा प्रोडक्शन हुआ खुद ले आओ, तो आप पहले आपसे मेजरमेंट ले लेते हैं और बोलते हैं कि भाई आपके पास ये वाला कुर्ता मिल जाएगा क्या। अगर आपको गरज है तो आप बोलोगे। डिपेंड करता है कि वो मुंह देख के तिलक वाली बात होती है ना। सही है। तो बोलते सर आपके पास क्या क्या है कॉस्ट्यूम में, फोटो भेज दीजिए सर।
ठीक है। तो ये भी किया है मैंने, शुरू में ये भी किया है। सर शूज, स्पोर्ट शूज मिल जाएंगे आपके पास? तो मैम ये तो नहीं मिल पाए। सर कहीं से अरेंज करके ले आओ ना आप। तो ये भी होता है, ये भी होता है। ये भी लेते हैं। आपका तामझाम लेके जाया करते थे उस वक्त, पर अब जब थोड़ा सा आप सीख गए हो, सब अंदर की बातें सीख गए हो, तो अब मना करना भी शुरू करते हैं कि भाई नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं मेरे पास, आप अरेंज करो। तो ये भी होता है। तो फिर आपके मेजरमेंट्स लिए जाते हैं आपके, फिर कॉस्ट्यूम ट्रायल होता है। शूट के पहले कॉस्ट्यूम ट्रायल होता है, 1-2 दिन पहले आपका रिहर्सल्स होता है। अगर और ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो प्रॉपर डायरेक्टर के साथ आपका पूरा रिहर्स होगा। सेम जो शूट वाले दिन होना होता है, वो 1-2 दिन पहले भी पूरा रिहर्सल जो होता है, जो हाँ। हम लोग को दिखाया जाता है, फाइनल रहता है वो, हाँ, तो कितना टाइम लगता है उसको रिहर्सल में? कितने कट में एक सीन होता है? डिपेंड करता है कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, वो जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं एक्टर। वो रिहर्स चलती रहेगी जब तक उसको वो नहीं मिलेगा। तो डायरेक्टर आपको समझाता है कि भाई मुझे हाँ, क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपको बता दिया उसने हाँ, कि मुझे ये चाहिए, क्षितिज मुझे ये चाहिए, हाँ, है ना, वो सब बता दे, फिर आप जाके एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, वो पूरा प्रॉपर शूट करेंगे, मोबाइल वगैरह से ही कर लेंगे भले, पर उनको मिलता है कि हाँ ये हो जाएगा, तो ये सेम एज इट इज आपको शूट वाले दिन करना है। बट रिहर्सल हो चुकी होती है उसकी। हाँ, तो ये सारे सुपरस्टार भी करते हैं पहले रिहर्सल? हाँ, आजकल तो ट्रेंड हो गया भैया, जो डायरेक्टर भी इक्विवेलेंट हो गए हैं एक्टर्स के। उनको जो चाहिए वो मिलती है। प्रॉपर वर्कशॉप्स होती है, रिहर्स होती है, और इवन रीडिंग वगैरह होती है, वर्कशॉप्स होती है, तो सारी होती है। तो और मैंने कहीं पढ़ा था जो स्क्रिप्ट होती है सबको इंग्लिश में ही दी जाती है, ऐसा है? हाँ, वो टाइपिंग वगैरह में शायद आसान होता होगा, तो शायद रोमन में इंग्लिश में लिखा है, मतलब हिंदी भी लिखी थी तो इंग्लिश में ही लिखते हैं। अच्छा, हिंदी भी तो इंग्लिश कहाँ में? जा रहा है तो इंग्लिश। TUKIDHAR किधर जा रहा, तो ऐसी होती है। अच्छा, ऐसे लिखते हैं। जनरली ऐसी होती। और आप लोग के ठहरने वगैरह की व्यवस्था कहाँ होती है? जैसे आप शूट कर रहे हैं, जी। सपोज 1 महीने का शूट है जी, या 15 दिन का शूट है, तो एक तो जो सुपरस्टार है या मेन लीडिंग एक्टर है वो तो 5 स्टार में रहेगा, बाकी लोग को कहाँ ठहराते, क्या करते? ये भी प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। राजश्री कहाँ ठहराता था? राजश्री तो अच्छा किया ना, पूरा 3 स्टार। खैर हम लोग करजत में थे, और अच्छा, करजत में शूटिंग हुई है? करजत में था, अंदर गांव में शूट था उसका। तो वहाँ पे भी हमको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, 3 स्टार होटल थी, और सर भी वहीं रुके थे, सूरज सर भी वहीं रुके थे। तो प्रोडक्शन वाइज भी ये डिफर करता है। तो ऐसा तो नहीं टिफिन लेके आना? नहीं ऐसा मतलब आप शूट पे जाते हो ना, तो आप राजा कहलाते हो। अच्छा, ब्रेकअप के बाद भले आपको कुत्ता नहीं पूछे पर आप शूट के टाइम पूरे राजा बोलते हो। रूम पे वो भले वो 4-5 लोग एक ही बिस्तर में पड़े हुए हैं, बनियान में पड़ा हुआ है, चाय का कोई पूछ नहीं रहा है, बाई आ नहीं रही, बर्तन खुद मांज रहे हैं। अच्छा, शूट पे जाएंगे तो उनके टेंटर में हो जाते हैं, अरे भाई मेरी ब्लैक कॉफी नहीं है यार, ब्लैक कॉफी नहीं है, अरे मेकअप दादा को बुलाओ ना यार, क्या है यार, ये कपड़े आप आयरन नहीं करके दे रहे हो यार, कैसे करूंगा मैं शूट यार, और ये क्या टाइम हो रहा है खाने का यार, मेरा लंच टाइम हो रहा है, आपको कुछ वो ही नहीं यार, क्या भेजो यार, ये काजू में नहीं है क्या कुछ, थोड़ा एनर्जी आएगी यार, अच्छा कोल्ड ड्रिंक में है क्या कुछ। भाई तू सुबह वही आदमी था जो चड्डी में घूम रहा था, तेरे को कोई चाय नहीं पूछ रहा था, और तेरे इतने टेंट्रम, मतलब ये रियल में देखो यार, और रील में देखो, इतना अंतर आ जाता है, टेंट्रम बढ़ जाते हैं एक्टर के जाके वहां पर। मैं जैसे बोला कि घर में 4 लोग पड़ते और वहां पे बोल रहा कि भाई मेरी वैनिटी कहाँ है यार, मेरी वैनिटी पे नाम नहीं लिखा आपने मेरा यार, ये क्या यार, फीमेल लिख दिया, मेल लिख दिया, 4 लोग कैसे बैठेंगे यार मैं एक वैनिटी में यार, आप बोलो, आप बुलाओ किसी को, बुलाओ एडी को बुलाओ यार, क्या है, गलत है यार। मतलब भाई ये देखने लायक होता है जो कंपैरिजन आप करते हो ना तो ये अलग ही माहौल रहता है। एक और चीज है जो बहुत जरूरी जानना जी, कि मुंबई एक बहुत अलग तरह का शहर है, तो अपने यहाँ से लोग जाते हैं, जितनी हमने कहानियां सुनी है कि वहां पे जब शुरू में जो जाते हैं, 4-5 लोग एक कमरे में रहते हैं, बहुत ही स्ट्रगल भरी लाइफ होती है। इवन अभी भी जो सीरियल में एक्टर आ रहे हैं उनकी भी लाइफ ऐसा नहीं होता कि बड़े शान शौकत से रह रहे हैं, वही लोकल ट्रेन का सफर, धक्के खाना, एक रूम में 5-6 लोग रहना, तो कितनी डिफिकल्ट होती है वो लाइफ। कार्तिक आर्यन का इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, तो उसने बोला था कि मतलब बड़ा मुश्किल था, हम 5-6 लड़के रहते, तो इवन सारे बड़े एक्टर जो आज सुपरस्टार है उन्होंने यही जिंदगी जी है। इसके भी 2 पहलू हो सकते हैं सर। एक तो वो जब आप ये बोलते हो कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल करी, मैं सड़क किनारे सोया हूँ, लाइट के नीचे पड़ा हूँ, और इतना चक्कर काटे मैंने, तो ये आपकी कहानी में ट्विस्ट लाता है। एक एक्टर की कहानी इसके बिना पूरी नहीं होती, सब बोलते हैं। हम भी जब मुंबई में जाते थे और ये बोलते कि यार अपनी अगर ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो यार ऐसे शुरू कर देंगे कि मैं आया और 1 महीने में काम मिल गया, बोले मजा ही नहीं आएगा, बोले ट्विस्ट डालो, बोले मैं इतनी मुश्किल से रहा, चप्पल घिस दी। तो ये आदमी ये भी बोलता अपनी कहानी को चटपटा बनाने के लिए भी बोलता है कि यार मैंने ये स्ट्रगल करी। बट 4-5 लोग रहते तो एक कमरे। हाँ रहते हैं,
जो आप अभी बता हाँ, रहे तो ये थे। दूसरा पहलू यही है हाँ। कि वो रहते हैं, दिखाते नहीं कि हम ऐसे रहते हैं। अच्छा, एक और अंदर की बात बताता हूँ। एक जहाँ सारे आर्टिस्ट पाए जाते हैं हाँ। अंधेरी में, उसको कहते हैं महाडा। क्या बोलते हैं उसको? महाडा महाडा। एरिया है, जो गवर्नमेंट वाले जो घर होते हैं ना, हाँ हाँ। छोटे छोटे घर, वो वहाँ पे एक्टर्स काफी हैं। ओके। अंधेरी का एरिया है महाडा। स्ट्रगलर भी है? हाँ, मोस्टली स्ट्रगलर से ही वो आबादी स्ट्रगलर्स की है। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी रहते हैं, हाँ। क्योंकि कईयों को वाइब्स बड़ी अच्छी लगती, मुझे ठीक। मैं भी रहा हूँ वहाँ पे, हम्म। और वो वहाँ की वाइब बड़ी अच्छी लगती थी। हम्म। हम लोग जब शुरू में रहा करते थे, हम लोग भी रहे, मैं इंदौर का ही, मेरा एक भाई भी है, हम लोग साथ में रहते थे, और हमने पैसा बचाने के लिए और पीजी भी रख लिए थे। अच्छा। हाँ, तो हम भी 4-5 लोग रहे एक रूम में। तो जब हम लोग को लगता है कि यार किसी बड़े से मीटिंग करनी है या फिर कोई डायरेक्टर से मीटिंग करनी, तो अपन घर में कैसे बुलाएं यार, अपना घर छोटा है, 3-4 लोग हैं, ये भाई अपना काम कर रहा है, ये भाई अपना काम कर रहा है, और मेरा कोई गेस्ट आएगा तो कैसे क्या करेंगे। तो वहाँ पे एक फेमस मॉल है, इन्फिनिटी मॉल। हाँ। तो इन्फिनिटी मॉल पे सारी डिस्कशन, सारी मीटिंग्स, इवन लोग तो बोलते कि यहाँ फिल्में बन जाती और रिलीज हो जाती उसी मॉल में। अच्छा। ये तो ये भी एक पहलू है कि आप जब अपने घर में नहीं बुलाना चाहते तो इन्फिनिटी मॉल पे मिल लो। अंधेरी एरिया में आपको किसी बड़े एक्टर को भी मिलना है तो आप इन्फिनिटी मॉल पे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा वो मीटिंग में। ये भी एक पहलू है। तो क्या घर बुलाना होता है डायरेक्टर? नहीं, मतलब ऐसे मीटिंग के लिए और लगता है ना कि आप ऐसे रह रहे हो, पैसा बचाने के लिए अगर रह रहे हो, 3-4 लोग रह रहे हो, तो आप किसी को बुलाओ तो उसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए वो इन्फिनिटी मॉल में सारी फिल्में बन जाती है। और जिनके साथ हम काम कर चुके होते हैं, जो को स्टार होते हैं, कोई हेल्प करते हैं? कैसा उनका बिहेवियर कैसा होता है? एक तो हम रील में देखते हैं जी, रियल क्या है? देखिए, अगर ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि कोई बड़ा स्टार है और वो सबकी हेल्प कर रहा है, तो एक तरीके से वो सही भी है, पर अपने इंदौर में बोल सकते कि फिर अगर वो सबको हेल्प करने लगा तो लोग माथे आ जाएंगे उसके। वो किस किस की हेल्प करेगा? उसके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, पर वो हर किसी की मदद करने लगा तो खत्म हो जाएगा, उसका उसके ऊपर आ जाएगी ये। तो एक लिमिट तक वो हेल्प करते हैं, बट वो बचना भी चाहते होंगे, क्योंकि एक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जैक लगाते हैं, तो ऐसा हर किसी के लिए वो इतनी हेल्प नहीं कर सकते, और जरूरी भी है उनके 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 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे ख्याल से वो बचना चाहते होंगे, क्योंकि उनको उनका एक अलग सिक्योरिटी पर्पस, हर कोई उनके पास नहीं जा सकता। अगर सबको उनके पास आ जाएंगे तो फिर वो स्टार किस बात के हो पाएंगे। तो कम घुलना मिलना उनको करना पड़ता होगा शायद, उनको थोड़ा टेंट्रम्स रखने होते हैं, उनको एक लिमिट रखनी पड़ती है। तो हेल्प तो करते हैं, मीनवाइल एक होती है, बट फिर भी बचते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अब जब इंदौर से कोई आपके पास आता है या पता चलता है तो आप हेल्प करते हो? मैंने चूंकि वो चीजें भी झेली है, तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई अभी अपन इतने बड़े वाले नहीं हुए, अपनी अपनी वजह से अगर कोई किसी को एक सीढ़ी मिलती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आप मानेंगे, मेरे 10 साल में इंदौर के लगभग 30-35 इंदौर के बच्चे मेरे पास आ चुके हैं। मैं उनको मेरे रूम में भी रख चुका हूँ, उनके लिए जितनी गाइडेंस मैं दे सकता हूँ वो देता हूँ। और तो और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रोजेक्ट में कोई किरदार की जरूरत है, या मेरा कोई परिचित है, या मेरे थिएटर से कोई है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको बताऊं कि भाई यहाँ पे ऑडिशन दे दे, वहाँ पे ऑडिशन दे दे। तो मेरी तो यही कोशिश रहती कि भाई अपना वाला कोई इसमें आए जिसको, हाँ बिल्कुल। मैं तो इवन अभी सोशल मीडिया पे भी कुछ ना कुछ ऐसा डालता रहता कि भाई आज इसकी रिक्वायरमेंट, आज इसकी रिक्वायरमेंट है, तो मुझसे जो बन पड़ता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब इंदौरी है, दिल से इंदौरी है, तो और इंदौर की मदद नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे। तो अपने यहाँ पे कौन है ऐसे, आप हैं कुछ ऐसे लोग जो भी काम कर रहे हैं इंदौर के? वहाँ पे इंदौर के काफी लोग हैं, रोहित तिवारी जी, जिनके साथ अभी मैंने, आप जानते होंगे, क्राइम पेट्रोल काफी कर चुके हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं। उनके साथ अभी जस्ट मेरी एक शॉर्ट फिल्म अभी इंदौर में ही हुई है। और काफी लोग, लव विस्पुत है जो मेरे साथ में है, और काफी अच्छा एक्टर है। अभी TVF के उसके काफी शोज आ चुके हैं, हॉस्टल डेज उसका भी आया है, पिक्चर्स में कर चुका है। तो पूरा एक इंदौरी का तो वहाँ पे गैंग बन चुका है। तो ऐसे गैंग कभी होता है डिनर पे जाते हैं? हाँ बिल्कुल। इंदौरी कहीं पे भी वो इंदौरी पे ना खत्म नहीं हो सकता। वो एक वाली लाइफ से, मुंबई वाली लाइफ से अलग हटके हम लोग आपस में मिल ही लेते हैं। जी बिल्कुल। तो वहीं आसपास ही रहते हैं सब? हाँ, आसपास ना भी है तो हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हम लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। जब सेव की याद आती है, दाल बाटी की याद आती है, तो सारे इंदौरी मिलके दाल बाटी वगैरह बनाते हैं, और इंदौर को मुंबई में याद कर लेते हैं। और अभी तक आप टोटल 10 साल में कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं?
अगर सारे प्रोजेक्ट्स गिने जाएँ तो लगभग 10 साल में एप्रॉक्स 250 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें से 75 एप्रॉक्स टीवी कमर्शियल्स कर चुका हूँ, बाकी फ़िल्म्स, वेब सीरीज़ ये सब कर चुका हूँ। तो अभी आप कैसा देखते हैं लास्ट 10 ईयर? सैटिस्फाई हैं? हाँ। क्या रह गया कम? क्या करना चाहते हैं? अपना इंट्रोडक्शन किसी को देना ना पड़े, हुँ, वो वाला मुकाम हासिल करना है कि किसी को ये ना बताना पड़े कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। हुँ, सामने वाला बोले कि भैया हमने आपको उसमें देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो हुँ, वो एक मुकाम का वेट तो मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट करता है। हुँ, पर फिर भी ये है कि सैटिस्फैक्शन है। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने तो घर वालों से 1 साल लिया था और सोचा नहीं था कि 10 साल कब निकल जाएँगे। और घर वाले अब बोलते हैं, जब मैं इंदौर आता हूँ तो बोलते हैं कि भाई जाओ काम-वाम करो, जाओ वापस जाओ। मतलब एक टाइम ऐसा था कि भाई आजा, आजा, आजा। और अब उनको भी खुशी होती है, घर वालों को खुशी होती है। तो अब वो बोलते हैं कि भाई लगे रहो, अच्छा कर रहे हो, हुँ। क्योंकि उनको भी अच्छा अच्छा लगता लगता है, होगा, गर्व तो होता ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। सच में। तो तो ऐसा है। चूँकि इतना अच्छा लास्ट 10 ईयर का आपका करियर रहा जी। है, तो कुछ ऐसे डायलॉग या ऐसी कोई चीज़ जो आप 2-3 बोलना चाहें हम लोगों के लिए, डायलॉग। जो आपको याद हो या आपको पसंद हो यार कि वो तो रटा हुआ है? वो जैसे मैंने बोला था कि वो जो किरदार ओह माय गॉड! बिल्ला वाला जो किरदार बोला था मैंने, बिल्ला, कुंडली बिल्ला, भाग्य, बिल्ला, हाँ। उसमें था वो एक नेगेटिव किरदार। वो यूपी वाला था वो बंदा, बिल्ला जो था। बिल्ला जो था। और आपने कितने महीने तक बिल्ला बन के रहे? 4-5 महीने लगभग बिल्ला बन के घूमा हूँ मैं। तो बिल्ला अंदर घुस भी गया था क्या? बिल्ला अंदर घुसा हुआ था। उसमें भी मैं बोल रहा कि आपको सिर्फ 5-6 दिन के लिए बुलाया था, उनको शायद किरदार अच्छा लग गया या फिर 4-5 महीने चला। हाँ, तो 4-5 महीने चल गया। एक आपको किस्सा बता देता हूँ अगर आपके पास टाइम हो तो। अब बोलिए ना। वो ये था कि जो लीड कैरेक्टर था उसमें, मुझे ट्रक से उसका एक्सीडेंट करना था। हुँ, तो वो मैंने किया, शॉट हुआ, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, उसमें मुझे भी लगती है ऐसा बताया था। तो वो सीन हुआ, कट हुआ। मैं उस सीन में मुझे ट्रक से बाहर आना था, लंगड़ाते हुए जाना था, वहाँ पे कट था। हुँ, एक्सीडेंट हुआ, मैं लंगड़ाते हुए बाहर आया, हुँ, कट हुआ, मैं फिर भी लंगड़ाते हुए अपनी सीट तक गया। हुँ, तो डायरेक्टर की नज़र मुझ पे थी। हुँ, तो मैं फिर गया और लंगड़ाते हुए सीट तक गया और मैंने शूज़ में से छोटे-छोटे कंकर हुँ, निकाल के फेंके। हुँ, डायरेक्टर ने मुझे बुलाया, बोले ये क्या करा आपने? हुँ, मैंने कहा सर वो नकली लंगड़ा था तो अच्छा नहीं लगता, वो नकली लगता, तो मैंने कुछ छोटे-छोटे पत्थर डाल लिए थे अंदर, तो हुँ, उसमें चुभेंगे तो मैं अपने आप लंगड़ाऊँगा। क्या बात तो वो इम्प्रेस हो गया। उन्होंने लीड एक्टर को बुलाया, है। बोले इधर आओ, हुँ, तुम खाली टाइम में अपने बाल-वाल जमाते रहते हो, मेकअप हुँ, आर्टिस्ट बुलाते रहते हो, देखो इनने क्या करा। तो हुँ, उन्होंने बताया। तो वो एक किस्सा है, हुँ। मुझे लगता है शायद वो उस चीज़ से इम्प्रेस हुए कि भाई ये थोड़ा-सा डेडिकेटली काम कर रहा है इसको इसमें, आगे भी कंटिन्यू करो। तो कंटिन्यू करो। और वो बढ़ के इतना लंबा हो गया वो किरदार हुँ। की तो बिल्ला किस सीरियल में बने थे आप? बेला कुंडली भाग्य। कुंडली में। कुंडली भाग्य। उसमें एक तो बिल्ला का सीन देख लेते हैं ना थोड़ा-सा? हाँ, हाँ, बिल्कुल देखते हैं। फोन चाहिए हैं? ले ले हाँ? देख मैं कह रहा हूँ मेरा फोन वापस दे बिल्ला, वरना मैं तेरा स्टू ढीला कर दूंगा। ले 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 तो ये है बिल्ला। ये था बिल्ला। क्या बोलना चाहते हैं बिल्ला का? बिल्ला। साला हैं? कहा रे बुधा हुआ, ये जब देखो जब अपना ताश पत्ती में लगे रहते हो, तुमको साला हमारा कोई फिक्र नहीं क्या? हाँ? धोबी का कुत्ता समझ रखा हमको। धोबी का कुत्ता। निकालो जरा अपने पत्ते और बिछा दो इसका गेम। साला हमसे राजनीति करने चला है। क्या बात है, शानदार। मज़ा आ गया। और कोई ऐसा आपको याद आ रहा हो, बिकॉज़ इतना सारा आपने किया है। आपने क्राइम पेट्रोल में भी काफ़ी काम किया है। हाँ, क्राइम पेट्रोल साउदर्न इंडिया, जब कुछ काम नहीं रहता तो और एक और चीज़ अभी जो अपनी बात हो रही थी कि अगर हम जैसे लोग, कोई नॉर्मल व्यक्ति जाता है, जी। जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि फ़िल्म मेकिंग कैसे होता है, तो आप बोल रहे थे कि वो देख ही नहीं पाएगा बिकॉज़ कट 4 बार एक क्या बोले? हाँ, बिल्कुल। अब ऐसे ही हुआ था, मेरी फैमिली जब आई थी शूट देखने, हुँ, अ, कौन सी शूट चल रही थी, उसमें आई थी, मेरी बेटी बोलती कि पापा आपको ये याद नहीं होते क्या डायलॉग? हुँ, मैंने क्यों? हुँ, बोले एक ही डायलॉग आप 20-20 बार बोल रहे हो, हुँ, क्या क्या आपको नहीं हो रहा क्या? नहीं, मैंने कहा बेटा ऐसे ही बोलना पड़ता। बोले ऐसा क्या? हमने तो देखा है टीवी में एक बार बोला और खत्म हो जाता, आप तो इतना लंबा-लंबा बोल रहे हो, बार-बार बोल रहे हो। तो एक आदमी का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग ही रहता होगा
शूट कई कैमरों से होती है, कई बार कई अलग-अलग शॉट्स होते हैं, ओवर शोल्डर्स होते हैं, वाइड शॉट होता है, क्लोज शॉट होता है। तो शॉट्स इतने हो जाते हैं तो आदमी पगला जाता है कि बोले चल क्या रहा है? एक नॉर्मल इंसान अगर शूट देखेगा तो बोले कि भाई ये सही में ये एक 5 सेकंड का सीन के लिए 7-8 बार बोल रहा है, बात क्या है? तो एक आम आदमी के बस का नहीं भाई, पेशेंस करने शूट करने वालों के लिए भी पेशेंस चाहिए और इवन वहां पर खड़े होकर देखने वालों के लिए पेशेंस चाहिए। तो वो एक अलग ही दुनिया ही अलग है वो पूरी। तो ये भाई हर किसी की बात नहीं, आप कोई और आप एक कुछ बताना, कुछ आपको कोई सीरियल का कोई मूवी का याद आ रहा हो? जैसे वो ओ माय गॉड 2 को बता रहे थे। ओ माय गॉड 2 तो उसी का एक किस्सा मुझे याद है, डायलॉग से रिलेटेड था। डायरेक्टर अमित राय जी ने बोला कि आप इंदौरी कंटेंट भी लिखते हैं तो अक्षय भाई को आपको चमकाना है। तो एक सिंपल सी ऐसी गाली क्या दोगे आप? सिंपल गाली? कह रहे भैया सिंपल गाली क्या होती है भाई, जो ऐसा लोकल में भी यूज करते हैं। तो मैंने कहा ऐसी तो बहुत सारी पर मैंने क्या वो आप कैसे लेते हो वो डिपेंड करता है। सही। तो मैंने एक वर्ड बताया, मैं उसको बोल नहीं सकता, मैंने वो बताया। तो उन्होंने बोला नहीं यार ये अक्षय भाई बुरा मान जाएंगे इसका। तो मैंने क्या आप बताई? बोले और ऐसी। तो फिर गेल सप्पे बताया। हाँ बोले ये चल जाएगा। गेल सप्पे के पहले थोड़ी सी मैंने खतरनाक वाली बोली थी जो इंदौर में कॉमन है। शुद्ध इंदौरी बोल दिया आपने। तो फिर मैंने बोला गेल सप्पे। तो जब पंकज त्रिपाठी जी आते हैं और उसके पहले थाने में मिलते हैं अक्षय भाई, तो फिर मेरे बोलते कि अरे आप यहाँ कैसे भाई साहब? तो फिर मैं बोलता हूँ अक्षय भाई के लिए, अरे गेल सप्पा है मेरे को यहाँ लेके आ गया मंदिर में और बोल रहे कि ये शंकर जी से बात कराओ मेरी। अब ये शंकर जी से बात करेगा है, ये सवाल करे शंकर जी से, ये भोलेनाथ से करेगा, गेल सप्पा पगला गया आ गया बस उठ के, इस टाइप से वो। अच्छा वर्ड आपने दिया था उनको? हाँ गेल सप्पे वर्ड बताया था मैंने उनको। तो उनको पसंद है क्या ये? उसके पहले जो बताया था वो आपको कट होने के बाद बताऊंगा। अभी और कौन से आपके कहाँ क्या शूट कर रहे हो? अपकमिंग अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट में मेरी 4 वेब सीरीज आने वाली है। इसमें विक्रमादित्य मोटवानी जी की एक वेब सीरीज ब्लैक वारंट, दूसरा राष्ट्रीय फिल्म की किस्मत से वापस से राष्ट्रीय 10 साल बाद वापस काम करने का मौका मिला। राष्ट्रीय की पहली वेब सीरीज आ रही है। हाँ उसका नाम अभी चेंज हुआ, उसका नाम पहले और कुछ था, अभी मैं सुनने में आया कि उसका नाम चेंज हुआ है। बड़ा नाम करेंगे, उसका पहले नाम था, अब उसका नाम चेंज हो रहा है। और एक इंदौर में ही शूट हम लोगों ने की 4 यार, वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और साथ में कुछ कमर्शियल्स भी आने वाले जल्दी, अच्छे कमर्शियल्स आने वाले, आप देख सकते हो। तो अभी कुछ 5-6 प्रोजेक्ट्स लाइनअप है रिलीज होने के लिए। एक साउथ का प्रोजेक्ट आ रहा है माय हीरो। अच्छा। उसमें एक ट्रेवलिंग गाइड बनाऊं, वो भी रिलीज होने वाली है। साउथ में आप ट्राई कर रहे हो क्या वहां पे भी? हाँ साउथ के मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ। रॉकेटरी में भी किया मैंने, माधवन की मूवी में उसमें कॉप का किरदार निभाया। उसमें बहुत कुछ एडिट हो गया, वैसे कुछ शॉर्ट्स यहाँ इसमें वो की। कमर्शियल्स कर चुका हूँ, 3-4 कमर्शियल्स कर चुका हूँ साउथ के। और अभी ये साउथ की ही फिल्म है माय हीरो। अच्छा। मिस्टर अविनाश कुमार की फिल्म है, तो भी बहुत जल्द आप देखने वाले। क्षितिज ऐसा लगता है कि आपसे और बात करते रहे और बात करते रहे। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू। और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि इंदौर का जो सितारा है वो ऐसी चमकता रहे। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।